जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं गणित का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। समझते हैं पहले चर और अचर क्या होता है। ध्यान, चर हम उसे कहेंगे जिसका कोई मान फिक्स न हो। जैसे हम बहुपद में देखते हैं, जब हम सवालों को हल करते हैं तो हम देखते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन ओ पी, कोई भी अल्फाबेट जिसको हम मानते हैं जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता वो हमारा कहलाता है चर। तो हम कह सकते हैं चर में जो अल्फाबेट्स आते हैं, कोई भी अल्फाबेट्स जो आएंगे वो कहलाएंगे हमारे चर और इनका कोई निश्चित मान नहीं होता। तो अचर क्या होता है? अचर हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनका एक निश्चित मान होता है, चाहे वो संख्या कोई गिनती में हो, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे वह दशमलव वाली ही संख्याएं क्यों ना हो, सभी हमारी संख्याएं कहलाएंगी अचर के रूप में। तो हम इसमें कोई नंबर भी लिख सकते हैं, कोई भिन्न की संख्याएं भी लिख सकते हैं और इसमें कोई दशमलव वाली संख्याएं भी आ सकती हैं। तो चर हमारे जो होते हैं उनका मान निश्चित नहीं होता, जो अचर होते हैं उनका मान निश्चित होता है। तो बीजीय व्यंजक क्या है? जब चर और अचर इनको हम किसी न किसी रूप से यानी गणितीय रूप से, चाहे जोड़ घटाना गुणा भाग करके जब हम मिला देंगे यानी साथ में आ जाएंगे तब वो कहलाएंगे बीजीय व्यंजक। जैसे हमने लिया 2 गुणे एक्स, 2 हमारा क्या है? अचर, एक्स हमारा क्या है? चर। जब ये साथ में मिलेंगे तो कहलाएंगे 2x और ये 2x जो होगा ये कहलाएगा एक बीजीय व्यंजक। और समझिए जैसे हमने लिखा y प्लस 5, y प्लस 5 में y जो है वो चर है और जो 5 है वो हमारा क्या है? अचर है। जब ये मिले तो बना y प्लस 4, ये कहलाएगा हमारा बीजीय व्यंजक। वैसे ही z बटे 3, z बटे 3 में z हमारा चर है जबकि 3 हमारा अचर है। ये इन दोनों के मिलने से जो पद बना है वह कहलाएगा बीजीय व्यंजक। तो मुझे उम्मीद है आपको चर, अचर और बीजीय व्यंजक समझ आया होगा। तो चलिए अब समझते हैं बहुपद क्या होता है। ध्यान दीजिए, बहुपद एक तरह का बीजीय व्यंजक है। अभी आपने सीखा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि जो भी उसमें चर होगा यानी एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी होगा उसका जो घात है, उसका घात ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन एक शर्त क्या है? कि जो भी उसमें चर होंगे जो उसका घात होगा वह ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो घात है वह प्लस हो या फिर 0 हो सकता है, लेकिन माइनस कभी नहीं हो सकता। किसकी शर्त है ये? बहुपद की शर्त है। ध्यान समझिए, बहुपद एक तरह का बीजीय व्यंजक है जिसमें जो चर है उनका जो भी घात है वह ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसका घात माइनस नहीं होना चाहिए, या तो प्लस हो या तो 0 हो तो भी चलेगा,
लेकिन माइनस घात में न हो। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि बहुपद हम किसे कहेंगे और किसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। ध्यान दीजिए, x है, चर क्या है, x है, हमें इसका घात देखना होगा। घात हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कितना घात है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो दोनों के घात क्या है, धनात्मक है, यानी कि प्लस में है। तो हम कह सकते हैं पहला वाला दिया गया बीजी व्यंजक है वो हमारा बहुपद है। बहुपद होने की एक ही शर्त है कि जो उसके चर की घात है वह प्लस हो या 0 हो, माइनस पूर्णांक नहीं होना चाहिए। आगे समझते हैं। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 2 करड़ी में x माइनस 4। तो हम देख रहे हैं x का घात कितना है, 2। यहाँ पे x क्या है, इसको ध्यान समझना होगा। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि जो करड़ी होता है इसका मतलब होता है घात में 1/2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह लिखा है x करड़ी में, तो यानी कि x घाते 1/2। अगर घनमूल होता तो क्या होता, 1/3। जैसे x का घनमूल, इसका मतलब क्या है, x के घात में 1/3। तो हम यहाँ देख रहे हैं x का वर्गमूल, इसका मतलब है x के घात में कितना है, 1/2। 1/2 हमारी संख्या जो है वह पूर्णांक तो नहीं होती है, ये क्या आ गई हमारी परिमेय संख्या, इसलिए भी ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद में जो भी घात होंगे वो केवल प्लस होंगे, माइनस नहीं होंगे, और वह भिन्न के रूप में भी न हो। आगे देखिए, x घात में 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना दिखा आपको, -2। ये दो बातें तो ठीक थी, लेकिन तीसरा जो पद है उसमें हमने देखा कि इसके घात में कितना आ गया, -2। बहुपद के चर के घात में माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। एक लास्ट और समझते हैं। y² माइनस करड़ी में 2 प्लस y। हमें किसे देखना है, हमें बस चर को ही देखना है, अचर से हमें कोई मतलब नहीं है। अचर के घात में माइनस हो, प्लस हो, करड़ी हो, या फिर अचर भिन्न के रूप में ही क्यों न हो, उसे हमें ध्यान नहीं देना है। बस हमें चर के घात को देखना है। यहाँ पे चर y है, घात में कितना है, 2, प्लस में है, 1 प्लस में है। इससे हमें मतलब नहीं है कि नंबर किसके अंदर आ गया है, करड़ी के अंदर आ गया है। नंबर करड़ी के अंदर हो चाहे बटे में हो, कुछ भी हो, हमें ध्यान देना होगा कि जो चर संख्याएं हैं, चर पद है, उसके घात की संख्याएं जो है वह धनात्मक होनी चाहिए। इस प्रकार ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अगर शॉर्ट में बताया जाए तो बहुपद में जो चर संख्याएं हैं, चर पद हैं, उनका जो घात है वह माइनस न हो और भिन्न के रूप में न हो, और जो चर है वह करड़ी के अंदर न हो। ये सभी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। कभी कभी परीक्षाओं में 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है कि बताइए दिया गया पद बहुपद है या नहीं है। चलिए अगला समझते हैं, बहुपद की घात। ये सब जो भी टॉपिक चल रहे हैं ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। इससे आपके परीक्षाओं में 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन दिया रहेगा बहुपद के रूप में और कहेगा कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से बात समझिए, बहुत ही आसान है ये। बहुपद की घात हम उसे कहेंगे
हम सभी चर के घातों को देखेंगे जो सबसे बड़ी घात होगी। सबसे बड़ी जो घात होगी वही कहलाएगी हमारी बहुपद की घात। इसके ऊपर घात में कितना है 2, इसके ऊपर कितना है 1, इसके ऊपर कितना है 5 और इसके ऊपर कितना है 3। तो इन सभी घात में सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात कितनी है 5। तो यही कहलाएगी हमारी बहुपद की घात। तो हमारा इसका आंसर आएगा कितना 5 आएगा। और देखिए इसके घात में कितना है 6, 4, 1, 9। तो इन सभी घातों में सबसे बड़ी घात कौन सी है हमारी 9। तो वही कहलाएगी हमारी बहुपद की घात। आगे देखिए 1 है इसके पास, 3, 5, 7। इन सभी घातों में सबसे बड़ी घात कौन सी है हमारी 7 है। तो वही कहलाएगी हमारी बहुपद की घात। और देखिए x घात में कितना है 2 है, 3 है, 4 है, 3 है। तो बड़ी घात क्या दिख रहा है हमको 4। ये कहलाएगा हमारा आंसर 4। अब ध्यान से इसको देखिए 5, इसके पास तो चर है ही नहीं, तो हम घात देखेंगे किसका? तो यहाँ पे चर आपका गायब है, यानी छुपा हुआ है। ध्यान से बात समझिएगा। आपने घातांक में एक नियम पढ़ा है कि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 हो तो उसका आंसर कितना आता है 1। a घाते 0 कितना देगा आपको वो 1। वो संख्या कोई भी हो सकती है। 2 के घात में 0 हो तब भी आंसर कितना आएगा 1। 200 के घात में 0 हो तब भी कितना आंसर आएगा 1। वैसे ही x के घात में अगर 0 हो तो उसका आंसर कितना आएगा 1। तो इसका मतलब है 5x को अगर आप ध्यान से देखिए तो 5 गुणे x घाते 0 है यहाँ पे। कैसे वो देख लीजिए 5 गुणे x घाते 0 क्या बन जाएगा आपका 1, यानी 5 से कम क्या बन जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुपद की जो घात है वो कितना है 0 है 0। ये आप सिंपल समझ सकते हैं कि इसके पास कोई x तो है ही नहीं, कोई चर है ही नहीं, उसका घात क्या होगा इसका 0 होगा। चलिए हम समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हम जानेंगे, लेकिन कैसे? पदों की संख्या के आधार पर, यानी उस बहुपद में कितने पद हैं उसे हम देखकर बताएंगे कि उसका कौन सा प्रकार है। बहुत ही आसान है। कभी कभी आपको एग्जाम में MCQ में एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि यह कौन सा बहुपद है। ऑप्शन में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ऐसा लिखा होगा। अब देखिए इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। कैसे? पदों की संख्या आपको देखना है। अगर एक पद दिखा तो उसे हम कहेंगे एक पदी, अगर 2 पद दिखा तो उसे हम कहेंगे द्विपदी, अगर त्रिपद दिखा तो उसे हम कहेंगे त्रिपदी। चलिए एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, मेरे साथ देख कर बताइए कि किसमें कितने पद हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक पद कौन है y और एक पद क्या है 5। इसमें कितने पद हो गए 2 पद हो गए, तो इसे हम कहेंगे द्विपदी है, ये द्विपदी व्यंजक है। अब इसमें देखिए एक पद 7x फिर 3y, 1 2 3 पद हो गए, तो इसे हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। 1 2 कितने पद है ये 2 है, तो इसे हम कहेंगे द्विपदी बहुपद। आगे देखिए 1 2 3 पद, तो इसे हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। इसमें कितना पद है बस ये एक ही पद कहलाएगा, तो इसे हम कहेंगे एक पदीय बहुपद। ये कितना पद कहलाएगा? ये भी कहलाएगा एक ही पद, तो इसे हम कहेंगे एक पदीय
बहुपद। तो देखिए कितना आसान था एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद को छांटना। ध्यान रहे प्लस या माइनस जो होगा वो बताएगा कि यह पद क्या है, अलग है। चलिए आगे समझते हैं बहुपद का प्रकार उनकी घातों के आधार पर। तो चलिए आगे समझते हैं बहुपद का प्रकार वह भी घात की संख्या के आधार पर। अभी हमने आपको बताया कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। बहुपद की घात निकालना हो तो हम देखते हैं सबसे बड़ी घात, जो सबसे बड़ी घात होती है वही कहलाती है बहुपद की घात। तो हम बहुपद की घात के आधार पर बताएंगे कि वह कौन सा प्रकार है। जैसे रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या फिर त्रिघात बहुपद है। रैखिक बहुपद में जो अधिकतम घात है वह कितना होगा, 1 होगा। और द्विघात बहुपद में जो अधिकतम घात है वो कितना होगा, 2 होगा। और त्रिघात बहुपद में जो अधिकतम घात है वो कितना होगा, 3 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ हमने देखा है x घात में कितना है, 1 है। x के घात में 1 है तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, रैखिक बहुपद। यह बहुपद कहलाएगा रैखिक बहुपद। आगे समझिए x घात में कितना है, 2 है तो वह कहलाएगा हमारा द्विघात बहुपद। अब ढूंढिए x घात में 1, 3, 2, अधिकतम घात कितना है, 3, तो ये कहलाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। आगे देखिए x के घात में कितना दिख रहा है आपको, है 3, मतलब क्या है, वो त्रिघात बहुपद। और देखिए 2, 1, 2 मतलब क्या हमारा है, ये द्विघात बहुपद। इसके घात में कितना है, इसके घात में है 1, तो ये कहलाएगा हमारा रैखिक बहुपद। शून्यक किसी भी बहुपद का वह मान होता है जिसको उसमें भर दोगे, यानी उसकी जगह पर रख दोगे तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि शून्यक किसी भी बहुपद में जो भी x, y, z जो भी चर है उसका वो मान होता है जिसको उसमें भरने पर उसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 0, उसे हम कहेंगे शून्यक। अगर कोई मान ऐसा है जिसको भरने पर उसका मान 0 नहीं आ रहा है तो वह उसका शून्यक नहीं होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुपद लिखा है x माइनस 3, तो कह रहा है कि x बराबर 3, यानी x का मान जो 3 है ये इसका क्या है, शून्यक है। तो दिखा रहे हैं आपको कि शून्यक है कि शून्यक नहीं है। शून्यक होने के लिए उसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जहां x है वहां क्या रख देंगे हम, 3। यहाँ x है, यहाँ हमने रखा 3, और पीछे क्या है, माइनस 3। 3 में से गया 3 तो क्या बचा आपका, 0। तो इसका मतलब है x माइनस 3 ये बहुपद का एक शून्यक जो है वो कितना है, 3 है। इधर आइए सेकंड समझते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 16 को चेक करना है कि क्या 4 इसका शून्यक है कि नहीं है। तो ये कह रहा है y का स्क्वायर, यानी y के मान का स्क्वायर, यानी 4 का क्या करना होगा हमें, स्क्वायर। y की जगह पे क्या रखा हमने, 4, ऊपर रखा स्क्वायर, माइनस 16। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, 4 चौक के 16 माइनस 16 कितना आ गया, 0। उसका शून्यक जो है वह 4 है। और समझते हैं, एक है 2y प्लस 10, इसमें y रखना है आपको माइनस 5। ध्यान देखिए 2 गुणे y का मान कितना है, माइनस 5, फिर प्लस 10। आपने देखा 2 5 कितना 10, लेकिन क्या माइनस, फिर प्लस 10
कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस यानी कट जाएगा, कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो आपने देखा जब मान 0 आ जाए तो उसी आंसर को हम क्या कहेंगे, उसका शून्यक कहेंगे। अगर मान 0 ना आए तो उसे हम शून्यक नहीं कहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कहला रहा है स्वरूप या कहिए मानक रूप। यह परीक्षाओं में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, लेकिन 2 ही पूछा गया है, ध्यान समझिएगा, रैखिक और द्विघात का। त्रिघात बहुपद आपके किताब में थोड़ा बहुत दिया गया है, लेकिन यह बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसके जो सवाल है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। तो रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का मानक रूप या स्वरूप जो होता है वह क्या होता है, ऐसा कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद ये हमारे एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समझते हैं रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद का स्वरूप क्या होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 1, द्विघात का कितना होता है, 2, त्रिघात का कितना होता है, 3 होता है। तो बस x के फॉर्मेट में से लिखते जाइए, समझा रहे हैं आपको। जैसे x का अधिकतम घात कितना होगा यहाँ पे 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं। आगे बढ़िए, अधिकतम घात कितना होगा 2, तो इसे हम लिखेंगे x घाते 2, फिर लिखेंगे x घाते 1। समझिए, फिर कितना घात है ये 3, तो हम कहेंगे x घाते 3, x घाते 2, x घाते 1। तो हम 1 तो लिखते नहीं हैं। अब इन्हीं के आगे आपको लगाना होगा गुणांक। जैसे अब x के आगे लगा दीजिए a, फिर प्लस लिखिए b, और फिर लिखिए यहाँ लिखिए a, यहाँ लिखिए b, यहाँ लिखिए प्लस c, और फिर से लिखिए a लिखिए, फिर b लिखिए, फिर c लिखिए, फिर प्लस लिखिए d। तो ये बन गया हमारा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के मानक रूप या स्वरूप। यानी कि रैखिक बहुपद का जो स्वरूप होता है ax प्लस b होता है, और द्विघात बहुपद का स्वरूप जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। त्रिघात बहुपद जो होता है उसका स्वरूप ax घाते 3 प्लस bx घाते 2 प्लस cx प्लस d के रूप में होता है। कुछ शर्तें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि a का मान 0 के बराबर न हो, वैसे यहाँ भी a का मान 0 के बराबर न हो, a का मान 0 के बराबर न हो। अगर a का मान 0 होगा तो यह पद हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो बहुपद है उसका स्वरूप जो है चेंज हो जाएगा। इसलिए a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b, c, d 0 हो सकते हैं। अब ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे a, b, c जो भी हैं ये हमारे नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर लगा होगा वही कहलाएगा हमारा a, b, c, d। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का मानक स्वरूप कैसे याद रखेंगे। रैखिक की घात में 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3। तो हम रैखिक को लिखना हो तो हम कहेंगे x एक बार, x कितनी बार 2 बार, 2 बार, फिर 1 बार, फिर खत्म हो गया। फिर कितनी बार 3 बार, 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अब लगाना है आपको ABCD, तो आपने लगाया A प्लस B, आपने लगाया A प्लस B प्लस C, फिर आपने लगाया A प्लस B प्लस C प्लस D। ये बन गए हमारे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के मानक रूप या फिर स्वरूप बन गए। अब हम समझने वाले हैं शून्यकों की संख्या। तो हमने अभी आपको शून्यक बताया कि शून्यक वह मान होता है जिसे किसी बहुपद में आप रख दोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें ये बताना है
कि रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, उसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। रैखिक बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 1। यानी अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक वाला आंसर केवल और केवल 1 ही आएगा। यानी एक ही ऐसा मान होगा, पूरे नंबरों में एक ही नंबर ऐसा होगा जिसे वहां रख दोगे तो वो क्या मान देगा, उसका 0 मान देगा। आगे समझते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। इसका मतलब कोई अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 आंसर आएंगे और 2 के अलावा कोई और नंबर है ही नहीं जिसको रखने पर क्या मान आ जाए, उसका 0 आ जाए। लेकिन हाँ, उन दोनों मान में से कोई भी एक मान आप रखेंगे तो उसका आंसर 0 जरूर देगा। त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यक की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। इसका मतलब है कि इसके पास 3 आंसर होते हैं, जिसे उस बहुपद में भर दोगे यानी रख दोगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से चर, अचर, बीजी व्यंजक, बहुपद, एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद और साथ ही रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और शून्यक क्या होते हैं और बहुपदों के मानक रूप भी आपने सीख लिया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।